नमस्कार बच्चों। तो चैप्टर नंबर 4 की वीडियो नंबर 5 और लास्ट वाली वीडियोस तक हम लोग समझाती है श्रेणी वगैरह सारे टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। तो यहाँ से हम इस वाली वीडियो के अंदर कार्बनिक यौगिकों की नाम पद्धति स्टार्ट करेंगे। देखो यार, लास्ट वाली वीडियो से ना जो व्यापक सूत्र वाला हमने टॉपिक पढ़ा था, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन वाला, वो थोड़ा आप एक बारी पढ़ लेना, क्योंकि वो यहाँ पर यूज़ होगा। वो मैं आपको समझाऊंगा यहाँ पर कैसे यूज़ करना है उसे, ठीक है। तो अब देखो, जो कार्बनिक यौगिक होते हैं हमारे यार, तो इनका नाम भी दो तरीके से रखा जाता है। पहला नाम जो होता है इनका, वो कुछ नियमों के आधार पर रखा जाता है। जो नियम जो है वो कौन सेट करता है? वो सेट करता है IUPAC, ठीक है। IUPAC उन नामों को, मतलब नियमों को सेट करता है। अच्छा, अब ये IUPAC क्या है? तो IUPAC एक ऑर्गेनाइजेशन है यार, देखो, जो केमिस्ट्री के लिए इंटरनेशनली बनाया हुआ है, ठीक है। इंटरनेशनल, पूरे विश्व के लिए बनाया गया है। इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसने कुछ नियम सेट कर रखे हैं, इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ नियम सेट कर रखे हैं, कुछ नियम बना रखे हैं कि भाई हाँ, अगर आपको किसी भी कार्बनिक यौगिक का नाम रखना है तो आप इन्हीं नियमों के आधार पर रखोगे। बात क्लियर है? और दूसरे जो नाम मैंने आपको बताया दूसरे तरीके से, जैसे कोई भी इनका कॉमन नेम रख दिया। अरे यार, जैसे हम लोगों का नाम होता है, हम लोगों का नाम जन्म के बाद भाई कोई पंडित वगैरह होते हैं, वो आते हैं, ठीक है, वो ग्रह दशा के हिसाब से, हमारी राशि के हिसाब से हमारा नाम निकालते हैं, तो ये हमारा मूल नाम हो गया। इसी तरीके से आप समझ लो कि IUPAC ने नियमों के आधार पर इनका नाम रख दिया। और फिर घर में यार हमें प्यार से कुछ भी बोल देते हैं, जैसे बिट्टू बोल दिया, चीकू बोल दिया, गुल्लू बोल दिया, ये सब हमें घर में बोल देते हैं ना प्यार से, तो वो मान लो कि इनके कॉमन नाम हो गए। अगर मैं इसी का एक एग्जाम्पल दूँ तो आपको वो बेंजीन ले सकते हो आप। बेंजीन जो है ये इसका कॉमन नाम है, यानी कि प्यार से रखा गया नाम है। किसी भी साइंटिस्ट का मन हुआ तो उसने बेंजीन बोल दिया उसको। लेकिन जो IUPAC यानी कि नियमों के आधार पर रखा गया नाम है बेंजीन का, वो है साइक्लोहेक्सीन, ठीक है, ये उसका नाम है, ठीक है। क्लियर है ना इतनी बात? तो नियमों के आधार पर उसका नाम साइक्लोहेक्सीन है, लेकिन जो कॉमन नाम है उसका वो बेंजीन है। जैसे हमारे नाम होते हैं, जैसे मेरा मूल नाम सुबोध है, घर का नाम मैं आपको नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो मेरा जो मूल नाम है वो सुबोध है, घर में कुछ और बोलते हैं। तो इसी तरीके से सेम चीज़ आपके साथ भी होती होगी यार, आपका मूल नाम कुछ और होगा और घर का नाम कुछ और होगा, तो वही चीज़ यहाँ पर भी है, ठीक है। तो अब देखो, जो IUPAC है यार, कार्बनिक यौगिकों का नाम रखने के लिए ये कहता है कि आपको हमेशा 3 चीज़ों पे फोकस करना है। किसी भी कार्बनिक यौगिकों का अगर आपको, किसी भी कार्बनिक यौगिक का अगर आपको नाम रखना है तो उसके लिए 3 चीज़ों पर आपको हमेशा फोकस करना है, ठीक है। पहली चीज़ है कि उस यौगिक के अंदर कार्बन के परमाणु की संख्या कितनी है। इसी से आप डिसाइड करोगे कि उसका मूल नाम क्या होगा। जैसे हमारे में ग्रह को देखकर हमारी राशि बताई जाती है, तो हमारी जो राशि है वो डिसाइड कर रहा है कि आपका मूल नाम क्या होगा। उसी तरीके से यहाँ पर कौन डिसाइड करेगा उसका मूल नाम? कार्बन के परमाणुओं की संख्या डिसाइड करेगी। बात क्लियर हुई? फिर नाम को पूरा करने के लिए, अब जैसे हम लोग हैं, हमारा मूल नाम रख दिया, अब हमें सरनेम की भी जरूरत पड़ेगी भाई। तो सरनेम कहाँ से आएगा? हमारे खानदान का जो भी, मतलब उस तरीके से सरनेम आएगा हमारा, तो उसका काम करता है यहाँ पर कार्बन और कार्बन के बीच का आबंध। बात क्लियर हुई? नाम को पूरा करने के लिए कौन आता है? कार्बन और कार्बन के बीच का आबंध। ये दोनों तब मिलकर काम करते हैं जब हमारे पास कोई भी प्रकार्यात्मक समूह नहीं होता। खैर, प्रकार्यात्मक समूह में ये चीज़ साथ रहती है, लेकिन जब प्रकार्यात्मक समूह आ जाता है तो नाम के ऊपर थोड़ा सा असर पड़ जाता है। बात क्लियर है? थोड़ा सा असर पड़ जाता है, वो आगे सीखेंगे। लेकिन अभी अगर हमारे पास प्रकार्यात्मक समूह नहीं है, हमारे यौगिक के अंदर कोई भी प्रकार्यात्मक समूह नहीं है, ना क्लोरीन है, ना अल्कोहल है, ना कोई भी नहीं है, तो उस केस में इन दोनों से ही हमारा काम चल जाएगा। बात क्लियर हुई अच्छे से आपको? अब मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा। ये मैंने सारा कुछ लिख रखा है कि यौगिक के अंदर पूर्व लग्न का मतलब होता है उपसर्ग, यानी कि जो स्टार्टिंग में लगे, और अनुलग्न का मतलब होता है जो लास्ट में लगेगा, ठीक है, जो लास्ट में लगेगा उसके। प्रत्यय भी बोल सकते हो आप इसको, हिंदी में पढ़े ना, उपसर्ग प्रत्यय पढ़े ना। तो अगर किसी भी कार्बन के यौगिक में कार्बन की संख्या, कार्बन परमाणु की संख्या केवल 1 है, तो उसका जो मूल नाम होगा, यानी कि जो नाम स्टार्ट होगा, वो किससे स्टार्ट होगा? मैथ से स्टार्ट होगा। अगर 2 है तो इथ से। ऐसे करते करते जैसे जैसे हमारे नंबर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम नाम रखते जाएंगे। 7 के लिए हेप्ट हो जाएगा, 6 के लिए हेक्स, 5 के लिए पेंट हो जाएगा, 4 के लिए ब्यूट, इस तरीके से हम रखेंगे। यहाँ पर हमारे सिलेबस में 10 तक ही हैं, और यहाँ पर जो आपका लेवल है वो बिल्कुल बेसिक लेवल से आपको नेमिंग सिखाई जा रही है। 11th में आने के बाद आपको बहुत सारा, मतलब थोड़ा सा डीप इसमें सीखना है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि ये चैप्टर 11th के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो, तो अब देखो, मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूँ। जैसे एग्जांपल में ना मैं आपको इसका ओपन स्ट्रक्चर बना के दिखाऊंगा। मैंने आपको सिखा रखा है जब हमने इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सीखी थी, तो ओपन स्ट्रक्चर में मैं आपको एक स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ। ये वाला सी, ये मैंने एक स्ट्रक्चर बना दिया भाई। यहाँ पर एक हाइड्रोजन ऊपर, एक हाइड्रोजन नीचे, एक यहाँ पर, ये हमारा हाइड्रोजन। और ये सब मैं आपको सिखा चुका हूँ कि हाइड्रोजन कैसे कैसे बांटे जाते हैं, है ना। हम लोगों ने जब इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सीखी थी तो हम ये सब कर चुके हैं। तो ये हमारा हाइड्रोजन मैंने बांट दिया।
अब आपको क्या चेक करना है, सबसे पहले यौगिक का नाम रखना है। तो यौगिक में सबसे पहले आप क्या चेक करोगे, पहला स्टेप आपका होगा कार्बन के परमाणु की संख्या देखो, क्योंकि भाई उसके बिना तो आप नाम स्टार्ट ही नहीं कर सकते ना। तो इसमें कार्बन के परमाणु की कितनी संख्या है जरा चेक करते हैं। कार्बन के परमाणु कितने हैं इसमें, 1 2 3 4। तो इसमें 4 परमाणु है भाई कार्बन के। तो 4 परमाणुओं के हिसाब से इसका जो नाम होगा वो किससे स्टार्ट होगा, यानी कि इसका जो मूल शब्द, मेन वर्ड इसके नाम का वो क्या होगा, इसके नाम का मेन शब्द होगा ब्यूट। बात क्लियर हुई आप लोगों को, कैसे डिसाइड किया हमने, कार्बन के 4 परमाणु, इसलिए इसके नाम का मेन शब्द क्या हो गया, ब्यूट हो गया। अब आपको दूसरी चीज़ क्या चेक करनी है, क्योंकि हमने आधा अधूरा नाम लिखा है, ये जो ब्यूट है ये इसका आधा अधूरा नाम है। अब इसको पूरा भी करना है, तो इसको पूरा कौन करेगा, इसको पूरा हम करेंगे कार्बन कार्बन के आबंध को देखकर। ठीक है, क्लियर हुई बात। कार्बन कार्बन के बीच में आबंध कौन सा है, यहाँ पर जरा देखो, सबके बीच में एक एक आबंध है, तो लास्ट में हमें क्या लगा देना है, एन लगा देना है। अगर सबके बीच में किसी की भी, मतलब अगर देखो, चलो वो मैं आपको समझाऊंगा, कार्बन कार्बन के बीच में केवल एक आबंध है, तो यहाँ पर हम लास्ट में क्या लगा देंगे, एक आबंध के लिए क्या लगता है, एन लगता है, तो इसका नाम क्या बन गया, ब्यूटेन बन गया। ठीक है, क्लियर हुई, अच्छे समझ में आया, इस तरीके से हम इसका नाम रखते हैं। क्लियर हुई ना बात अच्छे से। अब देखो यार, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अगर मान लो मैं यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा देता हूँ, एक हाइड्रोजन हटा दिया मैंने, और यहाँ पर मैंने एक डबल बॉन्ड बढ़ा दिया इस तरीके से, तो अब क्या इसका नाम बदलेगा, बिल्कुल बदलेगा। ठीक है, कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर यहाँ तो अभी भी कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, लेकिन आपकी बात बिल्कुल सही है कि यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, लेकिन जैसे ही डबल बॉन्ड आया, ठीक है, जैसे ही डबल या ट्रिपल बॉन्ड आएगा वैसे ही सिंगल बॉन्ड को बिल्कुल ही इग्नोर कर देना है आपने, सिंगल बॉन्ड मान लो है ही नहीं वहाँ पर। अब हम जो नाम रखेंगे वो किसके हिसाब से रखेंगे, डबल बॉन्ड के हिसाब से रखेंगे। बात क्लियर, तो समझ में आ गया ना आप लोगों को। तो यहाँ पर अब देखो, इसमें डबल बॉन्ड आ गया, तो इसके लास्ट में एन की जगह, क्योंकि सिंगल बॉन्ड के लिए हमने एन लगाया था, लेकिन भाई इसमें तो अब डबल बॉन्ड यानी कि द्विआबंध है, तो इसके लिए हम हमेशा क्या लगाएंगे, सी ट्रिपल बॉन्ड सी, यहाँ पर क्या लगा देंगे, एन लगा देंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जितने मर्जी कार्बन हो हमारे, किसी भी दो के बीच में अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है, ठीक है, किसी भी दो के बीच में, देखो इन दोनों के बीच में आ गया ना, इन दोनों में तो नहीं है अभी भी, है ना, तो अगर किसी भी दो के बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है तो उसके हिसाब से नाम चेंज हो जाएगा। ये बात आपने ध्यान रखनी है, आपने ज़्यादा फोकस डबल बॉन्ड के ऊपर करना है। ठीक है, अगर डबल बॉन्ड है तो, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो ज़्यादा फोकस ट्रिपल बॉन्ड पे करोगे। क्लियर। अभी आपके सिलेबस में अब कुछ बच्चों के मन में सवाल उठ रहा होगा कि अगर ये दोनों बॉन्ड एक साथ आ जाएं यौगिक में तो हम क्या करेंगे, वो आपके सिलेबस में नहीं है, वो मैं सिखा दूंगा आपको, आने वाली वीडियोस जो होंगी उसमें सिखा दूंगा, लेकिन वो 11th का टॉपिक है। ठीक है, वो हमारी 10th क्लास में नहीं है। ओके, क्लियर हो रहा है ना अच्छे से। चलो अब मान लो यार, देखो एग्जाम में हमें ये ओपन स्ट्रक्चर जो है हमें नहीं देता है ना, अब इतना तो मैंने आपको समझा दिया। अब बात करते हैं शॉर्ट ट्रिक की, कि आप इसको कैसे पहचानोगे। मान लो मैं आपको एक 10 कार्बन वाला एक कंपाउंड दे देता हूँ, ठीक है, तो 10 कार्बन वाला आप स्ट्रक्चर थोड़ी बनाते घूमोगे, यानी कि उसकी जो, जैसे मैंने ये ओपन स्ट्रक्चर आपको बना के दिखा दिया, इसमें तो 4 कार्बन थे केवल। मान लो मैं आपको 10 कार्बन वाला एक वो दे देता हूँ, ठीक है, मैं एक आपको एक कंपाउंड देता हूँ, आप इसका नाम लिख के दिखाओ, C10H20। मैंने आपको एक ये कंपाउंड दे दिया, एक ये यौगिक दे दिया, अब मैंने आपसे इसका नाम पूछ लिया, तो अब आप इसका स्ट्रक्चर थोड़ी बनाते फिरोगे, ठीक है, बनाते थोड़ी ना फिरोगे, उसमें तो उसी में टाइम लग जाएगा आपका तो स्ट्रक्चर बनाने में। इसमें 10 कार्बन, पहले 10 को सिंगल बॉन्ड से जोड़ो, फिर बराबर मात्रा में हाइड्रोजन दो, नहीं करना है ऐसा। ठीक है, यहाँ पर काम आएंगे आपके व्यापक सूत्र, जो मैंने आपको बता रखे हैं, कि मैंने आपको इस वीडियो के स्टार्टिंग में बोला कि आपको व्यापक सूत्र थोड़ा सा यहाँ पर यूज़ करने पड़ेंगे। ठीक है, तो अब देखो कैसे व्यापक सूत्र यूज़ करने हैं। हम लोगों ने अल्केन का व्यापक सूत्र पढ़ा है। ये चीज़ क्या है यार, ये चीज़ अल्केन ही तो है, पढ़ा नहीं था हमने, जिन संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिन के बीच में जहाँ मतलब कार्बन कार्बन के बीच में अगर केवल एक आबंध हो तो वो अल्केन होते हैं। समझाती श्रेणी में भी पढ़ा था ये तो। अगर कार्बन कार्बन के बीच में 2 आबंध होते हैं तो उसे हम अल्कीन बोलते हैं। अगर कार्बन कार्बन के बीच में त्रिआबंध आ जाए, यानी कि 3 बॉन्ड आ जाए, तो उसको हम अल्काइन बोलते हैं। वही तो चीज़ है ये, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलो अब जैसे अगर हम अल्केन की बात करें तो अल्केन का जो व्यापक सूत्र यानी कि जनरल फॉर्मूला होता था H2N+2। ये अल्केन का व्यापक सूत्र दिख रहा है ना वहाँ तक आपको, ठीक है, दिख रहा होगा मेरे हिसाब से। तो CnH2n+2 ये अल्केन का होता था। अल्कीन का होता था CnH2n, सॉरी माफ करना, CnH2n, और अल्काइन का होता था CnH2n-2। ये अल्काइन का फॉर्मूला होता था। अब आपको इस फॉर्मूला के हिसाब से चेक कर लेना है कार्बन की वैल्यू रख के। कार्बन की वैल्यू कितनी है यहाँ पर देखो, यहाँ पर 10 है। अगर मैं ऊपर वाले फॉर्मूला में रखता हूँ भाई, सबसे ऊपर वाले फॉर्मूला में रखता हूँ, तो सबसे ऊपर वाले फॉर्मूला में यहाँ 10 रखूंगा तो देखो 2 × 10 20 + 2, ये तो आ जाएगा मेरा C10H22।
तो अल्केन होता तो वो ऐसा होता, अब ये तो अल्केन है ही नहीं, तो पहला तो मेरा कट गया। दूसरा चेक करते हैं भाई, यहाँ मैंने 10 रखा, यहाँ पर 10 रखा n की जगह पर, ये n कार्बन की संख्या होती है, ध्यान रखना। तो ये n मैंने यहाँ पर 10 रख दिया, और 10 रखने के बाद 2 में मल्टीप्लाई करा तो h की वैल्यू कितनी आ गई, 2 × 10 यानी कि 20। तो ये जो मैंने यौगिक लिया, ये मेरा यौगिक कौन सा है, अल्कीन है ना। तो इसका मतलब मुझे इसके लास्ट में क्या लिखना है, ईन लगाना है बस। कार्बन की संख्या कितनी है भाई, कार्बन की संख्या है 10, तो 10 के लिए हम लगाते हैं डेक, ठीक है, 10 के लिए हम क्या लगाते हैं, डेक। अब क्योंकि ये एक अल्कीन है तो लास्ट में हम क्या लगा देंगे, इसके लिए ईन लगा देंगे, तो इसका नाम क्या हो गया, डेकीन हो गया। बात क्लियर हुई ना, अच्छे से समझ में आया है। मान लो यहाँ पर मैं 18 लिख देता हूँ, इस यौगिक में मैंने कर दिया अब 18, तो ऊपर वाला फॉर्मूला तो बिल्कुल ही नहीं लग रहा, यहाँ पर हो जाएगा 20, इसको अगर आप लिखोगे तो ये भी कट गया मेरा, यानी कि ये अल्काइन भी नहीं है, सॉरी अल्कीन भी नहीं, माफ़ करना, ये अल्कीन भी नहीं है। अल्काइन में चेक करें इसे ज़रा, C10, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 2 × 10 यानी कि 2 × 10 मतलब 20 - 2 कितना आ गया, 18। तो ये क्या है, एक अल्काइन बन गया ना मेरा। तो जैसे ही मुझे पता लगा कि ये अल्काइन है, तो भाई कार्बन की संख्या तो इसमें 10 ही रहेगी, तो 10 कार्बन की संख्या के लिए हम डेक यूज़ करते हैं। लेकिन लास्ट में अल्काइन है तो लास्ट में मैं यहाँ पर क्या लगा दूंगा, यहाँ पर मैं लगा दूंगा आइन, तो अब इसका नाम क्या हो गया, डेकाइन हो गया। क्लियर हुआ, समझ में आया ना। अब जैसे एक और एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ, इसका ही एक और एग्जांपल से समझा देता हूँ। जैसे मान लो मेरे पास एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम इसका, जैसे मैंने ले लिया यहाँ पर C5H12, अब ये मैंने एक एग्जांपल ले लिया, तो अब बताओ इसका नाम क्या होगा। बहुत 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 आसान सा है ये तो, पहले फॉर्मूला में इसको पुट करके देख लो, यहाँ पर n की जगह पर 5 है तो C5 यहाँ पर 5 हो गया, यानी कि H 2 5 10 + 2 12, तो ये क्या है, सीधा सीधा ये तो पता चल रहा है कि भाई ये अल्केन है। तो इसका नाम क्या होगा, 5 कार्बन के लिए पेंट, और अल्केन के लिए एन लगा देते हैं लास्ट में, तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा पेंटेन। खत्म, सिंपल है, कुछ होता ही नहीं है इसमें। लेकिन यार ये सब तब था जब हमारे पास प्रकार्यात्मक समूह नहीं थे, ठीक है। हमारे पास तब तक काम इन दोनों से चल रहा था, हमारा इससे और इससे दोनों को मिलाकर तब तक हमारा काम मस्त चल रहा था, जब तक हमारे पास प्रकार्यात्मक समूह नहीं थे। जैसे ही प्रकार्यात्मक समूह आते हैं वो इसी नाम को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं। हाँ, ये दोनों उसमें भी रहते हैं, ये मत सोचना कि इन दोनों में से कोई एक हट जाता है, नहीं, ये दोनों रहते हैं, लेकिन इसी नाम को वो थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं। क्लियर है, तो इसको ज़रा स्क्रीनशॉट लेके रखना। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से अच्छे से, ठीक है। फिर इसके बाद जो हमारा प्रकार्यात्मक समूह है उसके तरीके से मैं आपको सिखाता हूँ। तो बच्चों, कार्बनिक यौगिक में जब प्रकार्यात्मक समूह आ जाए तो हम उसका नाम किस तरीके से लिखते हैं वो यहाँ पर हम सीख लेते हैं अच्छे से। देखो, सारा कुछ मैंने ऑलरेडी वैसे तो इतना सब कुछ नोट कर रखा है यहाँ पर, ये सब आप लोगों ने वैसे नोट किया हुआ है। जिन्होंने मेरी लास्ट वाली वीडियो देखी होगी उन्होंने ये सब नोट किया होगा और उन सबको ये आता होगा। जिन्होंने नहीं देखी वो एक बार जाकर देख लो, जिसमें हमने प्रकार्यात्मक समूह वाला पूरा टॉपिक कवर किया हुआ है, ठीक है। तो प्रकार्यात्मक समूह बच्चों हैलोजन भी हो सकता है, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये सभी प्रकार्यात्मक समूह हो सकते हैं जो किसी भी अल्काइल समूह से जुड़ सकते हैं। अल्काइल समूह आप जानते हो जिसमें सामान्य से एक हाइड्रोजन कम हो, ठीक है, जो मैंने यहाँ पर R से दर्शा रखे हैं। ये जो ब्लू कलर के जो R लिखे हुए हैं मैंने, इसका मतलब है अल्काइल समूह जिसमें सामान्य से एक हाइड्रोजन कम होता है और कार्बन की एक संयोजकता खाली होती है, ठीक है। अगर किसी को नहीं याद तो देख लो यहाँ से, जैसे मान लो हमने ये लिखा था CH4, अगर मैं CH4 का ओपन स्ट्रक्चर आपको बना के दिखाऊं तो कुछ इस तरीके से बनेगा, है ना। मैं यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाल देता हूँ। मैंने क्या बोला था, सामान्य से इसके पास 4 हाइड्रोजन होने चाहिए, तो सामान्य से एक हाइड्रोजन कम, मैंने एक हाइड्रोजन हटा दिया, और कार्बन की एक संयोजकता भी क्या होनी चाहिए, खाली होनी चाहिए, तो कार्बन की एक संयोजकता खाली हो गई। अब इस संयोजकता पर कोई भी आकर जुड़ सकता है, कोई भी प्रकार्यात्मक समूह आकर जुड़ सकता है ना। इस पर हैलोजन भी आ सकता है, आपका अल्कोहल भी आ सकता है, एल्डिहाइड भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है। तो मैं यहाँ पर X लिख देता हूँ, मान लेते हैं यहाँ पर कोई भी जो हमारा प्रकार्यात्मक समूह होगा वो जुड़ जाएगा। तो बच्चों, ये जो नीला वाला पार्ट है जिसमें सामान्य रूप से एक हाइड्रोजन कम था और कार्बन की एक संयोजकता खाली थी, इसको हम अल्काइल समूह बोलते हैं, ठीक है। अब देखो, अल्काइल समूह के साथ जब ये प्रकार्यात्मक समूह जुड़ते हैं तो नाम पे किस तरीके से असर पड़ता है वो सारा कुछ यहाँ लिखा हुआ है। प्रकार्यात्मक समूह अगर हैलोजन है, ठीक है, अगर हैलोजन है तो यहाँ पर जो मैंने खैर जो ब्लू वाले में दिखा रखा है ये हमारे पूर्व लग्न है, यानी कि स्टार्टिंग में लगाए जाएंगे, और जो रेड में दिखा रखा है ये हमारे अनुलग्न है जो लास्ट में दिखाए जाएंगे, ठीक है। ये हमारे अनुलग्न है जिनको हम हमेशा लास्ट में शो करेंगे। ओके, इतनी बात क्लियर है, ठीक है। तो अगर प्रकार्यात्मक समूह हैलोजन आ जाता है तो सबसे पहले तो आप क्या करोगे, नाम से पहले ही उसको जोड़ दोगे। जैसे मान लो किसी के अंदर क्लोरीन आ गया तो उसके नाम से, उसका नाम लिखने से पहले मैं क्लोरो लगा दूंगा लास्ट में। अगर क्लोरीन है तो क्लोरो लगाएंगे, ब्रोमीन है तो ब्रोमो लगाएंगे,
आयोडीन है तो आयोडो लगाएंगे, फ्लोरीन है तो फ्लोरो लगाएंगे। ये बात आप लोगों को क्लियर हुई अच्छे से। अगर किसी भी कार्बनिक यौगिक में कोई हैलोजन आ जाता है तो उसका नाम स्टार्टिंग में ही जोड़ दिया जाता है। जैसे देखो इसका एग्जाम्पल समझाता हूँ मैं आपको। इसके एग्जाम्पल में ब्रोमीन है तो मैं नाम के स्टार्टिंग में ही क्या लगा दूंगा, सबसे पहले ब्रोमीन लगा दूंगा, ठीक है, ब्रोमीन के लिए हम ब्रोमो लगाते हैं तो मैंने ब्रोमो लगा दिया। इतनी बात क्लियर हुई, समझ में आ गया ना अच्छे से। अगर यहाँ पर ब्रोमीन था तो मैंने ब्रोमो लगा दिया, मान लो यहाँ क्लोरीन होता तो मैं क्लोरो लगा देता, है ना। उसके बाद जो हमारा प्रोसीजर हमने पीछे सीखा था, कार्बन की संख्या गिनो, फिर उसके बाद आबंध देख के वो लगा दो, फिर उसके बाद ऐसे चलेगा हमारा, ठीक है। एक बार हमारी प्रकार्यात्मक समूह का काम खत्म, ब्रोमीन का काम तो खत्म हो गया ना। अब हमने प्रकार्यात्मक समूह ब्रोमीन था तो उसके हिसाब से तो नाम लिख दिया। अब हमारा वही वाला प्रोसीजर चलेगा। तो अब जरा गिन लेते हैं कितने कार्बन है, 1 2, तो 2 कार्बन के लिए इथ लगता है भाई, ये तो आपको पता ही है, पिछले हमने सीखा है अभी 2 कार्बन के लिए इथ लगता है। कार्बन कार्बन के बीच में जो आबंध होगा वो क्या है, यहाँ पर केवल एक आबंध है तो दोनों के लास्ट में क्या लग जाएगा, इनके लास्ट में क्या लग जाएगा, एन लग जाएगा, ठीक है। एक आबंध के लिए एन लगता है तो इसका नाम क्या हो गया, ब्रोमो इथेन हो गया। बात क्लियर हुई अच्छे से। अब मान लो कुछ बच्चे कहेंगे कि सर अगर यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाए, तो यहाँ पर अगर डबल बॉन्ड आ गया बच्चों तो देखो यहाँ से जो हाइड्रोजन होगा, एक हाइड्रोजन हट जाएगा, है ना, एक हाइड्रोजन यहाँ से कम हो जाएगा और एक हाइड्रोजन यहाँ से कम हो जाएगा, तो यहाँ पर CH2 आ जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CHBr। तो अब यहाँ पर देखो, अब इसमें एक द्विआबंध आ गया तो द्विआबंध के लिए हम लास्ट में क्या लगा देते हैं, ईन लगा देते हैं। तो यहाँ पर एक ही जगह पर क्या आ जाएगा, बस ईन आ जाएगा, क्योंकि कार्बन की संख्या थोड़ी ना चेंज हुई है, कार्बन की संख्या तो वही है। क्लियर हुआ, समझ में आ गया ना। अब अगर किसी और को और एग्जाम्पल चाहिए इसका तो लो, मैं यहाँ से एक और यहाँ पर एक और CH3 जोड़ देता हूँ। मैंने क्या करा, यहाँ पर एक CH3 जोड़ दिया, लेकिन अभी भी यहाँ पर मैंने डबल बॉन्ड रहने दिया। तो अब बताओ इसका नाम क्या होगा। अब इसमें कितने कार्बन आ गए, अब इसमें 3 कार्बन आ गए, तो नाम के स्टार्टिंग में ब्रोमो तो लगेगा भाई, ठीक है। ब्रोमो तो मैंने ऐसे का ऐसा लगा दिया, क्योंकि जो मेरा प्रकार्यात्मक समूह है वो ब्रोमीन है। अगर यहाँ क्लोरीन होता तो मैं क्लोरो लगा देता, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन के लिए हम क्या लगाते हैं, प्रॉप। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा प्रॉप, यहाँ प्रॉप लगा दिया। आबंध देखो कार्बन कार्बन के बीच में, मैंने कहा था जैसे ही द्विआबंध या त्रिआबंध आ जाए वैसे आप एक आबंध को भूल जाओ, सिंगल बॉन्ड को भूल ही जाओ। तो अब यहाँ सिंगल बॉन्ड को तो हमें देखना ही नहीं है ना, डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड के लिए लास्ट में क्या लगा देते हैं हम, ईन लगा देते हैं। तो इसका नाम हो गया ब्रोमो प्रोपीन। क्लियर हुआ कैसे करते हैं हम। जब भी हमारा प्रकार्यात्मक समूह एक हैलोजन होगा तो इस प्रकार नाम के स्टार्टिंग में, सबसे स्टार्टिंग में ही, और ये केवल इकलौते हैलोजन ही होते हैं जिसमें नाम के स्टार्टिंग में आता है, ठीक है। वरना सब में नाम के लास्ट में ही हम कुछ लगाते हैं। समझ में आया कैसे हमने नाम लिखा। चलो अब नीचे वाले एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो भाई नीचे वाला है हमारा एल्कोहल। एल्कोहल में हमेशा एक अल्काइल समूह के साथ OH लगा होता है ना। और इसमें ये जो रेड से मैंने लिखे थे ये अनुलग्न थे, यानी कि लास्ट में लगने वाले थे, प्रत्यय थे। बात क्लियर हुई। ब्लू में मैंने यहाँ पर पूर्व लग्न लिखे हुए थे जो स्टार्टिंग में लगते हैं, उपसर्ग, और रेड में मैंने लिखे हुए हैं जो लास्ट में लगते हैं। क्लियर। चलो तो यहाँ पर ऑल लगेगा लास्ट में। जरा अब इसमें हम कार्बन को पहले गिनेंगे कि कार्बन का क्या है, कितने कार्बन है, 1 2 3, तो 3 कार्बन है। 3 कार्बन के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, प्रॉप। तो मैंने यहाँ पर लिख लिया प्रॉप, ठीक है। अब उसके बाद आपको आबंध चेक करना है, ठीक है, आबंध चेक करना है, ठीक है। आबंध कितना है, 1 आबंध है, तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, एन लगा देंगे। तो बच्चों अगर लास्ट में, ये बात आपको याद रखनी है कि अगर आबंध वाले हिस्से में, जैसे आबंध में हमेशा लास्ट में ई आता है ना, तो अगर उसके साथ जैसे इसमें ओ आ रहा है, समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये ई और ये ओ, अगर हमारे प्रकार्यात्मक समूह के लास्ट में ऑल लग रहा है, जैसे ओ आ रहा है, तो उस केस में हम इस ई को हटा देते हैं, ठीक है। इसका जो नाम होगा वो ई हटके ये पूरा ओ आ जाएगा, यानी कि प्रकार्यात्मक, ये समझ लो यार कि आप जो प्रकार्यात्मक समूह की स्पेलिंग होती है ना, सिर्फ उसी को जोड़ देते हो और यहाँ से ई को हटा देते हो, बात खत्म, ठीक है। मैंने क्या बोला, जो प्रकार्यात्मक समूह की स्पेलिंग होती है सिर्फ उसको हम जोड़ देते हैं, और जो इसके साथ वाला ई होना चाहिए था, जैसे अगर हम ईन लगाते हैं, यहाँ पर देखो, अगर मैं इसको प्रोपीन लिखता तो प्रोपीन में क्या आता, यहाँ से ई आता, बस ये लास्ट वाला ई हटा देना है और इसकी जगह पर जो भी प्रकार्यात्मक समूह की स्पेलिंग है उसको जोड़ देना है आपने। तो प्रोपेन ऑल, लास्ट में क्या लगेगा, इसमें ऑल लग जाएगा। लो इसका नाम हो गया प्रोपेनॉल। क्लियर हुआ। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है बच्चों यहाँ से कि प्रकार्यात्मक समूह में जो कार्बन है, प्रकार्यात्मक समूह में जो कार्बन है उसको भी आप गिनोगे, ठीक है। जब हम कार्बन की संख्या गिनते हैं ना तो उसको भी आपने इंक्लूड करके गिनना है। क्लियर है।
ऑल, ये अल्कोहल और हेलोजन वाला तो आपको समझ में आ गया होगा इजीली, क्योंकि इसमें डायरेक्टली हमें दे रखा है 3 कार्बन थे भाई, 3 कार्बन के लिए प्रॉप, तीनों के बीच में एक एक आबंध था तो एन, अगर मान लो यहाँ पर 2 आबंध होता तो प्रोपीन हो जाता, प्रोपीनॉल हो जाता है, ठीक है, या अगर ट्रिपल बॉन्ड आ जाता तो प्रोपाइनॉल हो जाता है। क्लियर हो रहा है ना, ठीक है, तो प्रोपेन ऑल, OH था लास्ट में तो इसलिए ऑल लग गया। यहाँ तक कोई डाउट? अब मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि जो भी प्रकार्यात्मक समूह में कार्बन होगा उसको भी हमने गिनना है। अगले वाले का एग्जाम्पल करते हैं, देखो अगले वाले में देखते हैं। तो अगले वाले में जो हमारा प्रकार्यात्मक समूह है वो है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का फॉर्मूला ये होता है, और लास्ट में क्या लगा देते हैं, इसमें अल लगा देते हैं हम लास्ट में, अल, ठीक है। तो अब जरा आ जाओ, इसमें कितने कार्बन है देखते हैं, गिनते हैं। तो एक तो ये हो गया भाई अल्काइल समूह का, और दूसरा कार्बन आपको प्रकार्यात्मक समूह का भी गिनना है, ध्यान रखनी है ये बात। प्रकार्यात्मक समूह में यदि कार्बन है तो उसे भी आप गिनोगे, ओके। तो अब इसमें कितने कार्बन है, 2 कार्बन है। बच्चे यही गलती करते हैं, वो क्या करते हैं कि इसको एक कार्बन देख लेते, इसके कार्बन को छोड़ देते हैं, नहीं छोड़ना, इसके कार्बन को भी आपने इंक्लूड करना है। 2 कार्बन हो गए यहाँ पर, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे इथ। दोनों कार्बन के बीच में केवल एक आबंध है तो लास्ट में क्या आ जाएगा, एन, और मैंने क्या बताया लास्ट वाले का ई हटा देते हैं, ठीक है, लास्ट वाला जो ई होता है वो हट जाता है और इसकी स्पेलिंग जुड़ जाती है। तो ये क्या बन गया हमारा, इथेनल बन गया, ओके, इथेनल बन गया इस बार ये। क्लियर, कोई डाउट है यहाँ तक? अच्छे से क्लियर हो गया ना आप लोगों को, ठीक है। अब जरा नीचे वाले में आ जाते हैं। कीटोन है ये, कीटोन में बीच में कार्बन होता है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, दोनों तरफ अल्काइल समूह जुड़े होते हैं इस प्रकार। मैंने क्या बोला था, प्रकार्यात्मक समूह के कार्बन को भी गिनना है। तो इसमें कितने कार्बन हो गए, 1 2 3, क्या नाम आएगा इसका, पहले तो आ गया प्रॉप, ठीक है भाई, 3 कार्बन के लिए मैंने प्रॉप लगा दिया। कार्बन कार्बन के बीच का आबंध क्या है, सिंगल है, तो प्रोपेन। उसके बाद हटाकर हम डायरेक्टली वो लगा देते हैं इसकी स्पेलिंग, तो ऑन, इसका नाम बन गया प्रोपेनॉन। क्लियर हो रहा है ना अच्छे से, इसका नाम क्या बना, प्रोपेनॉन, ओके। अभी इसके कुछ एग्जांपल्स भी आपको करा दूंगा तो आप इजीली समझ जाओगे कि कैसे कैसे हम इसको कर सकते हैं। उसके बाद ये लास्ट में आ गया भाई, इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3, ठीक है, 3 कार्बन इसमें भी हैं, तो इसका नाम हम क्या लिख सकते हैं, प्रॉप। कार्बन कार्बन के बीच में केवल एक आबंध तो एन, और लास्ट में ई हटाकर इसकी स्पेलिंग जोड़ देनी है, तो ये हो गया ऑइक और एसिड, या प्रोपेनोइक अम्ल या प्रोपेनोइक एसिड। बात क्लियर हुई है कि कैसे इनके नाम लिखे जाते हैं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे करते हैं। हाँ जी, तो जो अभी तक सीखा आप ज़रा उसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने एनसीईआरटी के इनटेक्स्ट क्वेश्चन लिए हैं जो आपके पेज नंबर 76 पर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 दोनों क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करेंगे। देखो यार, अभी तक तो ये था कि हमें संरचना दी जाती थी और उसका हम नाम ईजिली लिख देते थे, लेकिन अगर हमसे नाम देकर संरचना पूछी जाए तो हम क्या करेंगे, बहुत आसान है। जैसे हमने संरचना देखकर नाम लिख दिया वैसे ही हम नाम से संरचना भी बना सकते हैं। कैसे? सबसे पहला फोकस आपका रहेगा जो आपका प्रकार्यात्मक समूह है उसके ऊपर, ठीक है। पहले नाम पढ़ो, नाम को देख के पता लगाओ कि इसमें कौन सा प्रकार्यात्मक समूह है, सबसे पहले वो लिखो, ठीक है। देखो अब जरा हम पहला क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है इथेनॉइक अम्ल, ठीक है। निम्न यौगिकों की संरचनाएं चित्रित करें, यानी कि हमें इसकी संरचना बनानी है, ओके। तो हमारा पहला जो प्रश्न है वो है इथेनॉइक अम्ल। पहले जो सबसे पहला आपको स्टेप क्या लेना है, इसमें प्रकार्यात्मक समूह चेक करना है। कौन सा प्रकार्यात्मक समूह मुझे इसमें दिख रहा है? इसमें मुझे दिख रहा है ओइक अम्ल। बात क्लियर हुई? ओइक अम्ल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? COOH, ये फॉर्मूला होता है। अब आ जाते हैं नंबर ऑफ कार्बन के ऊपर के इसमें कार्बन कितने होंगे, कार्बन की संख्या कितनी होगी। कार्बन की संख्या हमें इससे पता चलती है, जो लिखा हुआ है इथ। अब इथ के अंदर से मैंने आपको क्या बताया था कि आपका जो एल्कोहल है और हैलोजन दोनों को छोड़ दिया जाए तो बाकी के जो प्रकार्यात्मक समूह बचते हैं उनका कार्बन भी हम गिनते हैं। तो यानी कि ये तो ओइक अम्ल है तो इसका कार्बन भी आप गिनोगे भाई। तो इसका कार्बन, एक कार्बन हमारे पास ऑलरेडी है। इथ का मतलब क्या है, आपके पास कितने कार्बन होने चाहिए? 2 कार्बन होने चाहिए, जिसमें से एक हम ऑलरेडी लगा चुके हैं, है ना। तो आपको यहाँ पर कितने कार्बन की और जरूरत पड़ी? केवल 1 कार्बन की और जरूरत तो पड़ी। तो इसका मतलब ये बन गया मेरा CH3, ये लो हो गया, हो तो गया इथेनॉइक अम्ल, ठीक है। समझ में आया ना? बस मैंने हाइड्रोजन और जोड़ दिया उसमें। अगर आपको इसका ओपन स्ट्रक्चर बनाकर देखना है तो आप इसका ओपन स्ट्रक्चर भी बना सकते हो बच्चों। ये लो, एक हाइड्रोजन ऊपर, एक हाइड्रोजन नीचे, एक ऊपर, ये 3 हाइड्रोजन आ गए, ये वाला आबंध इसके साथ। और जो हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो फॉर्मूला होता है वो इस तरीके से होता है, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर H, यहाँ पर आता है OH, ठीक है, यहाँ पर आता है OH। लो, बन गया हमारा इथेनॉइक अम्ल की संरचना,
ठीक है, क्लियर। इसी तरीके से इसमें आ जाओ ब्रोमोपेंटेन, तो ब्रोमोपेंटेन भाई देखते ही पता चल रहा है कि ब्रोमीन आएगा लास्ट में, तो मैंने क्या करा, सबसे पहले ब्रोमीन लगा दिया लास्ट में। चलो मैं थोड़ा सा ना इसको आगे लिख लेता हूँ क्योंकि इसमें लंबी श्रृंखला बनेगी। मैंने ब्रोमीन लगा दिया लास्ट में। अब क्या है यहाँ पर, पेंट है, तो पेंट का मतलब 5 कार्बन और एन, सभी कार्बन के यौगिकों के बीच में कितना, सभी कार्बन के परमाणुओं के बीच में केवल एक आबंध है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे पहले तो 5 कार्बन जोड़ने हैं, लो मैंने 5 कार्बन जोड़ दिए, 2 यहाँ पर मैं जोड़ देता हूँ 3, और ये 3, ये 4 और ये 5। अब इसका हाइड्रोजन बैलेंस कर दो, बस खत्म। हाइड्रोजन इसके साथ कितने होते हैं, 3, इसके साथ 2, इसके साथ भी 2, इसके साथ भी 2 और इसके साथ भी 2। लो बन गया आपका ब्रोमोपेंटेन। 5 कार्बन है ना, 1 2 3 4 5 और ब्रोमीन ब्रोमोपेंटेन, खत्म। इसमें आ जाओ ब्यूटेनॉन में। ब्यूटेनॉन में क्या दिखेगा आपको, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है अभी आपको बताऊंगा। पहले तो ब्यूटेनॉन, ऑन देखते ही कौन सा ग्रुप पता चल रहा है, कीटोन। कीटोन का फॉर्मूला होता है C डबल बॉन्ड O और दोनों तरफ होते हैं इसके अल्काइल समूह। अब मैंने क्या बोला, अल्कोहल और हेलोजन को छोड़कर सबके कार्बन आपने गिनने हैं। भाई एक कार्बन हमारे पास ऑलरेडी है, ब्यूट का मतलब होता है 4 कार्बन, ब्यूट का मतलब होता है 4 कार्बन, 4 में से एक हमारे पास ऑलरेडी है, कितने बचे, 3 बचे। अब कीटोन के आसपास दोनों तरफ अल्काइल समूह होना बहुत जरूरी है। बच्चे इसमें क्या गलती करते हैं, बच्चे क्या गलती ये कर देते हैं कि वो सारे कार्बन, अब 3 कार्बन और चाहिए तो उनको लगता है कि तीनों कार्बन एक तरफ हम जोड़ देंगे और हमारा आंसर सही। लेकिन ये बिल्कुल गलत है बच्चों। कैसे गलत है, देखो आपने इस तरफ तो जोड़ दिया लेकिन इस तरफ की संयोजकता तो खाली रह गई ना, इस तरफ तो कुछ जोड़ा ही नहीं। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि यहाँ से केवल हम 2 कार्बन वाला, मतलब ये जो हमारा अल्काइल समूह 3 कार्बन वाला अल्काइल समूह बचा है ना अभी हमारे पास, ब्यूट में से एक तो यहाँ पर लिख दिया भाई, 4 में से एक लिख दिया। अब हमारे पास 3 कार्बन बचे, तो 3 में से आप कैसे डिवाइड करोगे दोनों तरफ, वो आपकी मर्जी है। आप चाहो तो यहाँ पर 1 कार्बन वाला अल्काइल समूह इधर दे दो और 2 कार्बन वाला अल्काइल समूह इधर लिख दो, लो हो गए 4, ठीक है, 1 2 3 4, क्लियर। अब कुछ बच्चे कहते हैं कि इस वाली जगह को हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ बच्चे CH3 को यहाँ लिख देते आगे और इसको उधर लिख देते, तो कोई दिक्कत नहीं थी। क्लियर हुआ, आपको समझ में आ गया ना। तो ये आपका ब्यूटेनॉन हो गया। उसके बाद है हमारा हेक्सेनल, लास्ट में क्या आ रहा है भाई, अल आ रहा है लास्ट में, यानी कि इसमें प्रकार्यात्मक समूह कौन सा होगा, इसमें अल्डिहाइड रहा होगा। अल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर आ जाता है हमारा H, ठीक है, CHO और इसके साथ लगा होता है यहाँ पर अल्काइल समूह, तो अल्काइल समूह जोड़ देते हैं इसमें। हेक्स बोल रखा है, इस कार्बन को गिन लिया हमने, 6 कार्बन होने चाहिए हेक्स के हिसाब से, 6 में से एक तो यहाँ पर है, 5 की और ज़रूरत है, तो अब लगाते चलो बस। ये लो CH2 यहाँ पर भी CH2, 3 हो गए, ये 4 CH2 और ये आपका 5 CH3, ठीक है। ये बन गया आपका हेक्सेनल। गिन लो 1 2 3 4 5 हेक्सेनल, ठीक है। क्लियर हो गया, अच्छे से समझ में आ गया ना। चलो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 5 देखो, बहुत आसान सा क्वेश्चन है यार। अल्काइल समूह और आपको प्रकार्यात्मक समूह यूं ही दिख रहा है। प्रकार्यात्मक समूह क्या है, ब्रोमीन है, तो इसका नाम क्या लिखोगे, सबसे पहले तो आप लिख दोगे ब्रोमो। ब्रोमो के साथ क्या आएगा, 2 कार्बन है तो 2 कार्बन के हम लगाते हैं इथ, तो ब्रोमो इथेन, ये लो ब्रोमो इथेन बन गया, ठीक है। क्लियर हो गया ना। उसके बाद यहाँ पर आ जाओ, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें कन्फ्यूजन क्या होती है, इसमें कन्फ्यूजन ये थी यार, देखो अभी तक हमने ये सारे तो फंक्शनल ग्रुप पढ़ रखे हैं, ये सारे पढ़ रखे हैं कि अगर यहाँ पर डबल बॉन्ड O हो, यहाँ पर OH हो, यहाँ पर डबल बॉन्ड O हो, ठीक है, डबल बॉन्ड O और यहाँ पर H हो, तो हम इनको तो अल्डिहाइड और क्या मान लेते थे, इसको ऑइक अम्ल था, ये ऑइक अम्ल होता था और ये अल्डिहाइड होता था। और कीटोन भी लिख देता हूँ मैं यहाँ पर डबल बॉन्ड O और यहाँ पर एक सिंगल बॉन्ड ये। मैं ऐसा लिख क्यों रहा हूँ, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं गलती इसमें ये कर देते हैं यार कि इसको वो कीटोन समझ लेते हैं, क्योंकि इसके दूसरी तरफ भी हाइड्रोजन है, ऊपर की तरफ और साइड में भी हाइड्रोजन है। बच्चों ये कीटोन नहीं है, ये एक अल्डिहाइड है। कैसे अल्डिहाइड है, देखो अल्डिहाइड में एक H तो ऑलरेडी होता है, यहाँ पर कोई ग्रुप आना चाहिए, है ना, इसमें दोनों तरफ कोई ना कोई अल्काइल ग्रुप आना चाहिए, दोनों तरफ, ठीक है। इसमें इस तरफ भी कोई अल्काइल ग्रुप होना चाहिए, इसमें इस तरफ भी कोई अल्काइल ग्रुप, अच्छा मैं तो H लिख दिया ना, यहाँ R होना चाहिए। इसमें इस तरफ भी कोई अल्काइल ग्रुप होगा और इसमें इस तरफ भी कोई अल्काइल ग्रुप होगा। बात क्लियर हो रही है। और ये क्या है आपका, ये एक अल्डिहाइड है, ठीक है। क्यों अल्डिहाइड है ये, क्योंकि इसमें ज़रा ध्यान से देखो, ये वाला जो आपका ग्रुप है, ये पूरा जो आपका ग्रुप है, ये एक CHO वाला ग्रुप नहीं बन रहा, CHO वाला ग्रुप बन रहा है, C डबल बॉन्ड O के साथ H, यहाँ पर आपका सिंगल H आ रहा है। क्लियर, समझ में आया ना। कीटोन बनने के लिए दोनों तरफ H नहीं हो सकता है,
कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन यही होगी कि यार जब यहाँ H है वहाँ H है तो दोनों ने अल्काइल समूह का काम पूरा कर दिया। नहीं, कीटोन बनने के लिए दोनों में से किसी एक तरफ H होना, जो अल्काइल ग्रुप है वो होना ज़रूरी था। ओके, लेकिन हम इसको क्या मान के चलेंगे, हम इसको मान के चलेंगे कि एक अल्डिहाइड है। अब इसमें केवल एक ही कार्बन है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा मिथेनल। ठीक है, इसका काम हो जाएगा, इसका नाम जो होगा वो मिथेनल हो जाएगा। नीचे वाले में आ जाओ, नीचे वाले में कोई प्रकार्यात्मक समूह है नहीं है, तो प्रकार्यात्मक समूह हम किसको मानेंगे, हमारे ट्रिपल बॉन्ड यानी कि त्रिआबंध को मानेंगे। नाम लिख दो, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन के हम लगाएंगे हेक्स। त्रिआबंध के लिए हम क्या लगाते हैं, आइन लगाते हैं, तो इसका नाम क्या हो गया, हेक्साइन हो गया। लो, बात खत्म हो गई, बस यही थी तुम्हारी नेमिंग भाई। ठीक है, इसी तरीके से हम कार्बनिक यौगिकों के नाम लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट वाली जो वीडियो होगी उसमें हम कार्बन के यौगिक जो हैं उनके जो भी रासायनिक गुणधर्म होते हैं वो सब पढ़ेंगे। तब तक के लिए इसकी रिवीजन करके रखना। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।